या जो पारंपरिक हिंदू दर्शन है, उन तीनों को अगर एक वाक्य में लाना हो तो हमारी फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द ऑल इंक्लूडिंग द वीकेस्ट। और यूरोप और अमेरिका की फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम मानते हैं सर्वाइवल ऑफ द ऑल इंक्लूडिंग द वीकेस्ट, और वो मानते ही नहीं कि वीकेस्ट के लिए कुछ होना। तो उनके जो मॉडल हैं उनमें गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, बेकारों के लिए, मर जाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मरते हैं तो मर जाएं। अमेरिका को बनाने में 10-11 करोड़ रेड इंडियंस मर गए, किसी को अफसोस नहीं है इस बात का। अमेरिका की इतनी वैभव तैयार करने में दुनिया के करोड़ों लोगों को लूट लेना पड़ा, उसका उनको कोई अफसोस नहीं है। यूरोप को इतना भव्य बनाने में दुनिया के 50 देशों की संपत्ति लूटी गई, उनको कोई अफसोस नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो गरीब है, बेकार है, मुफलिसी वाला, उसको तो मर जाना चाहिए, जो ताकतवर है उसी को जिंदा रहना चाहिए। तो ताकतवर को जिंदा रहने का जब सिद्धांत आप बनाएंगे तो उसमें से निकलेगा कंपटीशन, और कमजोर से कमजोर को जिंदगी बिताने का अधिकार आप देंगे तो उसमें से निकलेगा कोऑपरेशन। भारतीय जो सभ्यता है वो कोऑपरेशन प्रधान है, अमेरिकन और यूरोपियन जो सभ्यता है वो कंपटीशन प्रधान है। अब हम फंस गए हैं कंपटीशन प्रधान सभ्यता में, जबकि हम रहते हैं कोऑपरेशन प्रधान सोसाइटी में। हमारी जिंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिंदगी की कितनी बड़ी डाइकोटोमी में हम हैं कि मान्यता हमारी कंपटीशन वाली है और रहने की जगह कोऑपरेशन वाली है। कैसे चलेगी ये व्यवस्था? और चूंकि हमने कंपटीशन प्रधान मान्यता को अपने दिमाग में भर लिया और ये माना कि बिना कंपटीशन के डेवलपमेंट नहीं होता, मैं ये कहता हूं कि भारतीयता में बिना कोऑपरेशन के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि कंपटीशन प्रधान मान्यताओं की चीजों को, तकनीकी को और उनके संसाधनों को लेना शुरू किया और जबरदस्ती उसको कोऑपरेशन प्रधान सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसमें से ये निकला है जो आज हम देखते हैं कि 20 लाख लोगों के हाथ में मोबाइल फोन, 9 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा, 3-4 करोड़ लोगों के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और 96-97 करोड़ लोगों को खाने के लिए भी नहीं। ये इसी में से निकला है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम करें क्या? तो महात्मा गांधी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं तो ये करें। गांधी जी कहते थे कि किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की मान्यताओं के आधार पर अगर बनेगी तो सस्टेनेबल होगी, और उस देश की मान्यताओं के विरुद्ध कोई मान्यताओं को आयात करके बनेगी तो सस्टेनेबल नहीं होगी। हम अगर हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो अपनी मान्यताओं के हिसाब से नया स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें कोऑपरेशन की प्रधानता होगी, कंपटीशन की नहीं। अगर हम कोऑपरेशन की प्रधानता के आधार पर काम करना शुरू करें तो ये जो दिखाई दे रहा है भारत, इसको 20 साल में हम बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। और इस भारत को अगले 20 से 25 सालों में बदल देने के लिए मैंने एक प्लान तैयार किया, और वो प्लान अगले 25 वर्षों के लिए तैयार किया। और मैं चाहता हूं कि अगले 25 वर्षों तक इस प्लान पर हम सब लोग अगर काम करें तो 25 वर्षों के बाद हमारी जो नई पीढ़ी जवान होगी, जैसे ये सामने कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये शायद उस भारत के बारे में जो गांधी जी ने कभी सपना देखा था, रह सकेंगे ऐसे भारत में और उसको और बेहतर बनाने के लिए काम कर सकेंगे। आप पूछेंगे राजीव भाई ये 25 साल की जो योजना है इसके कुछ सूत्र आप बता दीजिए। 2-3 सूत्र बता के मेरा व्याख्यान में पूरा करता हूं। सबसे पहला सूत्र ये है कि हमारे देश में ये जो कंपटीशन घुस गया, इसमें से बाहर निकलना है हमको। तो कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए दूसरा विकल्प क्या है? कोऑपरेशन में जाना है। तो कोऑपरेशन के लिए क्या करना है? हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करे। मैं रहता हूं, मेरा कोई पड़ोसी है, वो मुझसे नीची स्थिति में है तो मैं उसकी मदद करूं। उसका कोई पड़ोसी है, वो उसकी मदद करे। उसका कोई पड़ोसी है, वो उसकी मदद करे। अब आप पूछोगे कि मदद कैसे करें? खैरात दें क्या उसको? पैसा दें क्या? भीख दें? भीख नहीं चाहिए उसको, खैरात भी नहीं चाहिए उसको। उसको सम्मानजनक जिंदगी बिताने के लिए कुछ जरूरतें हैं, वो पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। तो आप कैसा सहयोग कर सकते हैं? मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर उसके आसपास कुछ गरीब लोग हैं और वो कुछ उत्पादन करते हैं या कुछ व्यापार करते हैं, तो आप उनके उत्पादन को खरीदने का काम करें, उनके व्यापार को प्रमोट करने का काम करें। यही मदद आपकी उनके लिए सबसे बड़ी मदद होगी। उनको आपसे एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। ये जो हमारे मन में घुस गया है ना कि हम एड देते रहे तो मदद, कुछ नहीं, उनको ट्रेड चाहिए। बहुत कुछ लोग बनाते हैं हमारे देश में, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं खरीदते कि वो कंपटीशन प्रधान नहीं है।
और आयात होके बहुत कुछ आता है, हम उसको इसलिए खरीदते हैं कि वो कंपटीशन प्रधान है। चाइना से माल आ रहा है, अंधाधुंध बिक रहा है बंबई के बाजार में। क्यों बिक रहा है? कि हम कह रहे हैं वो कंपटीशन प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि 1 रुपए का सेल बिक रहा है, ले लो भाई। टॉर्च बिक रही है 5 रुपए की, 10 रुपए की ले लो। साइकिल मिल रही है 300-400 रुपए की, ले लो। चीन से आके कुछ भी सस्ते के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहे हैं, ले लो। चीन से आके बहुत कुछ मिल रहा है, ले लो। अरे जरा सोचो आप अपने दिमाग पर जोर डालकर कि चीन से आने वाला माल इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? चीन से आने वाला माल इसलिए सस्ता मिल रहा है, सबसे बड़ी बात कि उनके यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप इस तरह का है कि कोई मजदूर दिन भर काम करे और उसको 10 रुपए भी पगार न मिले तो उसके लिए वो कोई अफसोस नहीं करता कभी। आप जानते हैं हिंदुस्तान की करेंसी और चीन की करेंसी का अगर ध्यान रखा जाए तो एवरेज एक मजदूर को एक दिन में 10 रुपए मिलता है चीन। और चीन की सरकार चूंकि डिक्टेटरशिप वाली है तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों से उत्पादन कराती है जिनको एक पैसा भी नहीं देती। जैसे चीन की जेलों में बहुत सारे कैदी बंद हैं, वो सारे कैदियों से प्रोडक्शन कराया जाता, बदले में एक ढेला उनको नहीं दिया जाता। और दूसरा, चीन ने यह संकल्प किया है कि हिंदुस्तान के मार्केट को तोड़ देना है, तो चीन की सरकार ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ाकर उन्होंने तीसरा एक बेहतरीन काम और किया है कि जो चीन में बनने वाला माल दुनिया के किसी भी देश में एक्सपोर्ट होगा उस पर लोकल टैक्सेस भी माफ। तो एक तो लोकल टैक्सेस माफ कर दिए, बिजली बहुत सस्ती कर दी है। आप हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री चलाते हैं, इस समय आपको 4-4.5 रुपए यूनिट देना पड़ता होगा। चीन में वही एक फैक्ट्री चलती है, 90 पैसे यूनिट का खर्च आता है, तो 90 पैसे यूनिट की बिजली है। और चीन में अगर एक्सपोर्ट करो आप माल को तो उसके लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से लेकर 4.5% के बीच में फिक्स किया हुआ है। 1-1.5% पर चीन में आपको अरबों डॉलर का लोन मिल सकता है अगर एक्सपोर्ट करना है। आपकी फैक्ट्री अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो फिर उन्होंने बिजली भी कम की हुई है, लेबर उनके यहां बहुत सस्ता है और कोई लेबर लॉ नहीं है। आज कान पकड़ के 10 लोगों को निकाल दीजिए, कल 100 लोगों को निकाल दीजिए, कोई अफसोस नहीं है, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता।